बेवफाई का दर्द, धन दौलत, सुख सुविधाओं के अलावा औरत की और भी जरूरतें होती हैं। मर्चेंट नेवी में इंजीनियर ध्रुवकांत ठाकुर अपनी विवाहिता सुष्मिता की उन्हीं जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था। इसका अंजाम इतना भयानक निकला कि 9 दिसंबर 2015 की सुबह के 6 बजे महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ की तहसील पनवेल, नवी मुंबई के थाना मानसरोवर कामोठे के सीनियर इंस्पेक्टर श्रीराम मल्लेमवार को किसी ने फोन द्वारा सूचना दी कि सेक्टर -19 की वेदांत दृष्टि सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 201 में एक हादसा हो गया है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। तीनों लाशें फ्लैट में पड़ी हैं। सूचना गंभीर थी। श्रीराम मल्लेमवार तत्काल अपने साथ सहायक पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर भोईर, सब इंस्पेक्टर जनार्दन पाटे, हेड कांस्टेबल मोहन मुलिक, सुनील होलार, दिलीप मिनमिने और रवि गर्जे को लेकर घटनास्थल पर जा पहुंचे। सुबह सुबह सोसाइटी में पुलिस देखकर सुरक्षा गार्डों से लेकर वहां रहने वाले तक इस आशंका से घिर गए कि यहां ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को आना पड़ा। देखते ही देखते पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने फ्लैट नंबर 201 के अंदर जाने से पहले उसमें रहने वालों के बारे में पूछा तो पता चला कि उसमें मर्चेंट नेवी में काम करने वाले इंजीनियर ध्रुवकांत ठाकुर अपनी पत्नी सुष्मिता ठाकुर के साथ रहते थे। इसे उन्होंने 1 साल पहले ही 10,000 रुपए महीने के किराए पर लिया था। ध्रुवकांत नौकरी की वजह से अधिकतर बाहर ही रहते थे, इसलिए उनकी पत्नी सुष्मिता ठाकुर यहाँ अकेली ही रहती थी। साल भर में ध्रुवकांत को 1-2 बार ही देखा गया है, जबकि उनके एक दोस्त अजय सिंह को अक्सर उनके यहाँ देखा गया है। करीब 1 सप्ताह से वह सुष्मिता के साथ ही रह रहा था। कल रात ही ध्रुवकांत अपने फ्लैट पर आए थे। सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों से पूछताछ करके श्रीराम मल्लेमवार ने ये जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और सहयोगियों के साथ फ्लैट नंबर 201 के सामने जा पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर वह अंदर दाखिल हुए तो उन्हें जो सूचना दी गई थी वह सच साबित हुई। सामने के हाल में फर्श पर एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसके शरीर से निकला खून फर्श पर फैला हुआ था। उसके शरीर और गले पर किसी तेजधार वाले चाकू के कई गहरे घाव थे। हाल के सामने वाले बेडरूम में एक युवा और खूबसूरत महिला की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर किसी तरह का कोई घाव नहीं था। उसके नाकमुन पर एक तकिया पड़ा था। इसका मतलब उसकी हत्या उसी तकिए से मुंह नाक दबा कर की गई थी। उसी कमरे में एक कोने में एक युवक बेहोश पड़ा था, जिसके गले में एक टूटी हुई टाई बंधी थी। पास ही एक छोटा सा टेबल गिरा पड़ा था। टाई का आधा हिस्सा छत में लगे पंखे से बंधा था। इससे श्रीराम मल्लेमवार ने अंदाजा लगाया कि इसने आत्महत्या की कोशिश की होगी, लेकिन टाई के टूट जाने की वजह से वह उसमें सफल नहीं हुआ। श्रीराम मल्लेमवार ने तुरंत उसे अस्पताल भिजवाया। गार्डों और पड़ोसियों ने उसकी शिनाख्त ध्रुवकांत ठाकुर के रूप में की। मृतका सुष्मिता ठाकुर थी और मृतक उसका दोस्त अजय सिंह था। श्रीराम मल्लेमवार घटनास्थल और लाशों का निरीक्षण कर रहे थे कि नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर प्रभात रंजन, एडिशनल पुलिस कमिश्नर विश्वास पाधारे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर शेषराव सूर्यवंशी भी आ गए थे। अधिकारियों के साथ ही प्रेस फोटोग्राफर, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीम भी आई थी। इन लोगों का काम खत्म हो गया तो वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इस मामले की जांच की जिम्मेदारी श्रीराम मल्लेमवार को सौंप कर चले गए। श्रीराम मल्लेमवार ने सहायकों की मदद से घटनास्थल की औपचारिकताएं निभाकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भिजवा दिया। घटनास्थल की स्थिति, 2 लोगों की हत्या और एक के आत्महत्या करने की कोशिश से ही पुलिस समझ गई थी कि यह अवैध संबंधों का मामला है। लेकिन पूरी सच्चाई तो तभी सामने आ सकती थी जब बेहोश पड़े ध्रुवकांत को होश आ जाता। लेकिन जब पुलिस ने उनके फ्लैट की तलाशी ली तो वहां पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसे ध्रुवकांत ने अपनी बहन रंजना झा के नाम लिखा था। उस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद हत्याओं और आत्महत्या का कुछ रहस्य तो उजागर हो गया। जो रहस्य बाकी बचा था वह ध्रुवकांत के होश में आने के बाद दिए गए उनके बयान से उजागर हो गया। ये सचमुच अवैध संबंधों में की गई हत्याओं का मामला था। ये पूरी कहानी कुछ इस तरह थी।
29 वर्षीय ध्रुवकांत ठाकुर बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के थाना कस्बा मडियारपुर के रहने वाले विमलकांत ठाकुर के दूसरे नंबर के बेटे थे। विमलकांत के पास खेती की ठीक ठाक जमीन थी, इसलिए उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे तथा एक बेटी रंजना थी। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर बाप के साथ खेती करने लगा तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। उसके बाद रंजना की भी शादी कर दी। वह नवी मुंबई के एटोली में पति के साथ रहती थी। ध्रुवकांत सबसे छोटा था। उसने विज्ञान विषय से पढ़ाई की थी, इसलिए एयरफोर्स या नेवी की नौकरी करना चाहता था। गांव में रहकर वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था, इसलिए बहन के पास मुंबई आ गया और सपनों की तलाश में जुट गया। आखिर ध्रुवकांत का सपना साकार हुआ। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मर्चेंट नेवी में भर्ती हो गया। उसे चेंबूर गोवड़ी की GSM साई कमर्शियल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उसे अच्छी तनख्वाह तो मिलती ही थी, विदेश घूमने का भी मौका मिल रहा था। अब उसका ज्यादा समय विदेशों में ही बीतता था। नौकरी लगने के बाद वह स्थायी रूप से मुंबई में ही बसने के बारे में सोचने लगा था। नौकरी लगते ही घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। विमलकांत बेटे के विवाह के लिए जैसे ही तैयार हुए, उनके यहाँ रिश्तों की लाइन लग गई। उन रिश्तों में उन्होंने अपने ही जिले की तहसील महुआ के रहने वाले चंद्रमोहन ठाकुर की सुंदर सुशिक्षित बेटी सुष्मिता को पसंद कर लिया। ध्रुवकांत ने भी सुष्मिता को देखा, उन्हें भी सुष्मिता पसंद आ गई तो मई 2010 में ध्रुवकांत और सुष्मिता की शादी धूमधाम के साथ हो गई। शादी के बाद ध्रुवकांत सुष्मिता को माँ बाप के पास छोड़ना चाहता था, लेकिन सुष्मिता इसके लिए तैयार नहीं हुई। मजबूरन उसे पत्नी को मुंबई लाना पड़ा। मुंबई आने के बाद ध्रुवकांत मात्र 1 सप्ताह पत्नी के साथ रहा। उसके बाद पत्नी को बहन के पास छोड़कर अपनी नौकरी पर चला गया। नईनवेली दुल्हन सुष्मिता का दिन तो किसी तरह बीत जाता था, लेकिन रातें उसके लिए पहाड़ सी बन जाती थीं। लगभग 6 महीने बाद ध्रुवकांत विदेश से वापस आया तो सुष्मिता शिकायतों का पिटारा लेकर उसके सामने बैठ गई। सुष्मिता की शिकायतें वाजिब थीं, क्योंकि एक औरत को शादी के बाद जो चाहिए वो उन्हें पूरी नहीं कर सका था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। लिहाजा पत्नी को समझा बुझाकर और आश्वासन देकर चुप करा दिया। कुछ दिनों पत्नी के साथ रहकर ध्रुवकांत फिर नौकरी पर चला गया, लेकिन इस बार वह लौटा तो घर का माहौल काफी बदला हुआ था। इस बार सुष्मिता ने उसकी बहन रंजना के साथ रहने से साफ मना कर दिया। इसकी वजह ये थी कि उन दोनों के बीच काफी मनमुटाव हो गया था। पत्नी की बात मानना ध्रुवकांत की मजबूरी थी, इसलिए सुष्मिता के कहने पर उसने बहन से अलग रहने का फैसला कर लिया और सुष्मिता के रहने की व्यवस्था जुगा के एक वुमेन्स हॉस्टल में कर दी। सुष्मिता को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो और उसका मन बहलता रहे, इसके लिए उसने घर में कंप्यूटर इंटरनेट की भी व्यवस्था कर दी। यही नहीं, सुष्मिता का समय व्यतीत करने के लिए उसने उसका दाखिला MGM अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में तकनीकी सहायक के कोर्स में करा दिया। लेकिन सुष्मिता जिस उम्र में थी, वह उम्र नदी में आई बाढ़ की तरह होती है। अगर बांध मजबूत न हुआ तो वह उसे तोड़कर बह निकलने में देर नहीं लगाती। सुष्मिता ने भी कुछ ऐसा ही किया। भले ही मन बहलाने की सारी सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन पति से अलग रहकर वह खुश नहीं थी। धीरे धीरे उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। अब तक न तो उसके तन की प्यास बुझी थी और न ही उसे मातृत्व सुख मिला था, जिसकी चाहत हर औरत को होती है। ये सब सोचकर जब कभी वह बेचैन होती तो सोशल मीडिया का सहारा लेती। ध्रुवकांत से वह घंटों चैटिंग करती। फेसबुक पर भी उसके दोस्तों की लंबी सूची थी। उन्हीं दोस्तों में एक था अजय सिंह, जिसके सामने उसकी नजरों में ध्रुवकांत की तस्वीर फीकी पड़ गई थी। सुष्मिता ने अजय की प्रोफाइल खोलकर देखी तो मजबूत कदकाठी का स्मार्ट दिखने वाला अजय उसी के जिले का रहने वाला निकला। वह दुबई की एक बैंक में नौकरी करता था। उसका फोटो और प्रोफाइल देखकर सुष्मिता उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने दोस्ती स्वीकार कर ली। दिसंबर 2014 में अजय भारत आया तो मुंबई के मैकडॉनल्ड में दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अजय के बात व्यवहार से वह उस पर मर मिटी।
अजय अविवाहित था, उसे भी सुष्मिता इतनी भाई कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह विवाहित है। दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ तो मर्यादा की दीवार टूटते देर नहीं लगी। इस पर सुष्मिता को कोई पछतावा भी नहीं हुआ। इसकी वजह शायद ये थी कि अजय की बाहों में उसे जो सुख और सुकून मिला था, ध्रुवकांत की बाहों में उसे कभी नहीं मिला था। इसके बाद ध्रुवकांत छुट्टी पर मुंबई आया तो किसी वजह से हॉस्टल बंद हो गया। इसके बाद उसने कामोठे की वेदांत दृष्टि सोसाइटी में किराए का फ्लैट लेकर सुष्मिता को उसमें शिफ्ट कर दिया। यहीं पर सुष्मिता ने अजय सिंह को अपने पति ध्रुवकांत से मिलवाया। ध्रुवकांत भी अजय की बातों और स्वभाव से काफी प्रभावित हुआ, इसलिए उसने भी उससे दोस्ती कर ली। लेकिन इस बार ध्रुवकांत ने सुष्मिता के व्यवहार में काफी बदलाव महसूस किया। ये बदलाव उसने जाने के बाद भी महसूस किया। पहले सुष्मिता उससे इंटरनेट पर घंटों चैटिंग करती रहती थी, फोन पर प्यार से बातें करती थी। अब वो उसे फोन ही नहीं करती थी। वो जब भी उसे फोन करता, उसका फोन बिजी रहता। फोन उठाती भी तो सीधे मुंह बात नहीं करती थी। नेट पर चैटिंग तो एकदम से बंद कर दी थी। इससे उसे काफी तकलीफ होती थी। जब कभी ध्रुवकांत शिकायत करता तो वह टाल देती। आखिर उसे चिंता ही किस बात की थी। उसकी जिंदगी में तो कोई और ध्रुव आ गया था। ध्रुवकांत 6-7 महीने में आता था, जबकि सुष्मिता अजय सिंह को जब भी याद करती थी, वो 2 घंटे में उसके पास पहुंच जाता था। हॉस्टल में सुष्मिता किसी पुरुष को साथ नहीं रख सकती थी, जबकि फ्लैट में तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अजय सिंह का जब मन होता, वो उसके यहाँ रुक भी जाता था। सुष्मिता क्यों बदल गई है? जब इस बात की जानकारी ध्रुवकांत को हुई तो वह सन्न रह गया। वह सुष्मिता को बहुत प्यार करता था। वह तुरंत मुंबई आया और सुष्मिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब सुष्मिता कहाँ समझने वाली थी। उसने प्रेमी के लिए पति से झगड़ा ही नहीं कर लिया, बल्कि उसे छोड़ने को भी तैयार हो गई। ध्रुवकांत ने सारी बातें सास ससुर को बताकर सुष्मिता को समझाने को कहा तो उन लोगों ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। शायद सुष्मिता ने अपने माता पिता को सारी बात बताकर पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था। इसी वजह से वे भी बेटी की बेवफाई पर चुप थे। ध्रुवकांत सुष्मिता को समझा बुझाकर अपनी ड्यूटी पर चला गया, लेकिन सुष्मिता मर्यादा में आने के बजाय और बाहर चली गई। उसने अजय से शादी करने का फैसला कर लिया। इससे मुंबई से लेकर गांव तक ध्रुवकांत की बदनामी हो रही थी। बदनामी उससे सहन नहीं हो पा रही थी, लेकिन वह कुछ कर पाने की स्थिति में भी नहीं था। वह एक मर्द था, अपनी पत्नी को दूसरे मर्द की बाहों में कैसे देख सकता था? उसके यार दोस्त भी उसकी हंसी उड़ाते थे कि वह अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाया। इससे वह और परेशान रहता था कि सुष्मिता को वह अजय के चंगुल से कैसे मुक्त कराए। वह इसी सोच में डूबा था कि सुष्मिता ने उससे जो कहा, उससे वह बेचैन हो उठा। उस समय ध्रुवकांत का जहाज फ्रांस के बंदरगाह पर था। सुष्मिता ने उसे फोन करके कहा कि वह 2 दिनों में मुंबई पहुंचे और उसे तलाक दे। अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। वह अजय से शादी करके उसके साथ गृहस्थी बसाना चाहती है। ध्रुवकांत ने उसे समझाना चाहा तो वह गुस्से में बोली, तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्यों न करूं? आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? हर औरत माँ बनना चाहती है। तुम आज तक मुझे माँ नहीं बना सके। आखिर मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? औरत को धन दौलत की उतनी चाह नहीं होती जितनी पति और बच्चों की होती है। जब उसे ये चीजें पति से नहीं मिलती, तभी वह भटक जाती है। शादी के बाद तुमने मेरे साथ कितने दिन और रातें गुजारी हैं, इसे अंगुलियों पर गिनकर बताया जा सकता है। सुष्मिता, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मेरी नौकरी ही ऐसी है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, ध्रुवकांत ने सुष्मिता को समझाते हुए कहा। इसके बाद वह फ्लाइट पकड़कर सीधे मुंबई आ गया। 8 दिसंबर 2015 की रात 12 बजे जब वह अपने फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। सुष्मिता घर पर नहीं थी। गार्डों से पूछने पर पता चला कि वह 8 दिन पहले फ्लैट पर आए अजय सिंह के साथ कहीं बाहर गई है। इस जानकारी के बाद ध्रुवकांत
अपना गुस्सा पीकर फ्लैट पर पहुंचा और अपनी चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर आया और हॉल में बैठकर सुष्मिता का इंतजार करने लगा। रात 1 बजे जिस हालत में सुष्मिता अजय सिंह के साथ आई, वो सब देखकर ध्रुवकांत का खून खौल उठा। सुष्मिता काफी कम कपड़ों में अजय की कमर में बाहें डाले अंदर आई थी। पत्नी को किसी गैर की बाहों में इस तरह देखना बर्दाश्त के बाहर की बात थी। फ्लैट के अंदर रोशनी में बैठे ध्रुवकांत को देखकर एक पल के लिए तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन अगले ही पल दोनों संभल गए। सुष्मिता ने बेरुखी से पूछा, अरे तुम कब आए? पत्नी की बेरुखी से ध्रुवकांत का चेहरा लाल हो उठा। उसने भी उसी की भाषा में कहा, मैं कब आया ये छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि इतनी रात गए तुम पराए मर्द के साथ कहाँ से आ रही हो? इसके बाद अजय की ओर इशारा करके बोला, इसे तुरंत यहाँ से बाहर करो। ये तो कहीं नहीं जाएंगे, अगर जाना ही है तो तुम चले जाओ। सुष्मिता ने अजय का पक्ष लेते हुए कहा, हम दोनों कल मंदिर में शादी करने वाले हैं, इसके लिए मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इतना कहकर सुष्मिता अजय सिंह का हाथ पकड़कर बेडरूम में चली गई। सुष्मिता की इन बातों और हरकत से ध्रुवकांत का कलेजा छलनी हो गया। उसकी आंखों में खून के आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, एक दिन वह उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। सुष्मिता और अजय सिंह तो सो गए, जबकि ध्रुवकांत को नींद नहीं आ रही थी। सुबह 5 बजे तक वह हॉल के सोफे पर ही बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सुष्मिता के साथ शादी से लेकर अब तक के बिताए पल चलचित्र की तरह घूम रहे थे। सुष्मिता ने जो किया था, कोई भी होता उसे नफरत हो जाती। अजय ने भी उसके साथ विश्वासघात किया था। विश्वास, नफरत और हिकारत की आंधी ने ध्रुवकांत की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसने तुरंत एक भयानक फैसला कर लिया और किचन में जाकर सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया। चाकू लेकर वह बेडरूम पहुंचा और बातें करने के बहाने सुष्मिता के साथ गहरी नींद में सोए अजय सिंह को जगाकर हॉल में ले आया। हॉल में आते ही नींद में डूबे अजय का मुंह पकड़कर उसने उस पर हमला कर दिया। उसने उसे तभी छोड़ा जब तक वह मर नहीं गया। इसके बाद वह सुष्मिता के पास पहुंचा और उससे संबंध बनाने की इच्छा जताई, लेकिन उसे खून में नहाया देखकर सुष्मिता के होश उड़ गए। वह बेड से उठकर भागी, लेकिन ध्रुवकांत उसे दबोचकर उसके सीने पर सवार हो गया। सुष्मिता ने विरोध तो बहुत किया, लेकिन ध्रुवकांत ने तकिया उसके चेहरे पर रख कर दबा दिया। वह तकिए को तब तक दबाए रहा जब तक वह मर नहीं गई। दोनों की हत्या कर ध्रुवकांत ने अपना लेटरपैड उठाया और अपनी बहन रंजना के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी पत्नी सुष्मिता की बेवफाई और अजय सिंह के विश्वासघात का जिक्र करते हुए अपनी आत्महत्या के बारे में बताया कि वह सुष्मिता से बहुत प्यार करता था। वह उसका खून नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उस पर चाकू से वार नहीं किया। उसने उसकी हत्या तकिए से की। सुष्मिता और उसका प्रेमी अजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो भी जीना नहीं चाहता, इसलिए वह भी आत्महत्या कर रहा है। सुसाइड नोट लिखने के बाद ध्रुवकांत ने थाना पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी। उसका सोचना था कि जब तक पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंचेगी, तब तक वह भी मर चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संयोग से वह बच गया। उसने जिस टाई से आत्महत्या करने की कोशिश की थी, वह काफी कमजोर थी, इसलिए उसके लटकते ही वह टूट गई, लेकिन टाई गले में कस गई थी, जिससे वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। श्रीराम मल्लिमवार के दिशानिर्देश में असिस्टेंट इंस्पेक्टर चंद्रशेखर भोयर ने जांच पूरी करके इस मामले को अपराध संख्या 234/2015 पर भादमवी की धारा 302, 164 के तहत दर्ज कर 1 जनवरी 2016 को ध्रुवकांत ठाकुर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक वह जेल में था।